गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूँ डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस कॉलेज मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। काफ़ी दिन से आप वीडियो लेक्चर नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि मैं अवकाश पर थी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है मलेरिया डिजीज़। क्योंकि हम डिजीज़ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ पर बात कर रहे थे और जो उसके आपके सिलेबस में जो नेक्स्ट है वो है मलेरिया। मलेरिया जो है ये कीट व जीव जंतुओं द्वारा उत्पन्न रोग है। यह एक प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या है। यह मादा एनोफ्लिस मच्छर के काटने के कारण होता है। इसी मच्छर में इस रोग को फैलाने वाले प्रोटोजोआ संघ के परजीवी प्लाज्मोडियम विद्यमान रहते हैं और ये जीव प्रशय यानी कि पैरासिटिक होते हैं। मलेरिया एक विश्वव्यापी रोग है। ग्रीक में इसे अशुद्ध हवा से फैलने वाला रोग कहते हैं। मलेरिया ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है माल प्लस एरिया यानी कि मलेरिया। माल का मतलब होता है अशुद्ध, दूषित तथा एरिया का अर्थ है हवा, अतः यह अशुद्ध, दूषित हवा से फैलने वाला रोग है। यूं तो मलेरिया का प्रकोप पूरे विश्व में है, किंतु ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण जो देश हैं तथा समशीतोष्ण देशों यानी कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल देशों में सबसे अधिक मात्रा में ये पाया जाता है। भारत में मलेरिया का प्रकोप जो है काफी पुराना है, प्राचीन काल से है। हिप्पोक्रेट्स ने भी 5वीं शताब्दी में इस रोग का वर्णन किया था। आयुर्वेदिक काल में चरक द्वारा इस रोग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यह एक विशेष प्रकार के मच्छर के काटने से फैलता है। पूरे भारतवर्ष में मलेरिया एक प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। 1947 में मलेरिया से 7.5 मिलियन लोग ग्रसित हुए थे, जिनमें से 8 लाख लोगों की मृत्यु भी हुई थी। 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम यानी कि नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम NMCP चलाया गया, जिससे इस रोग में काफी कमी आई और 1958 तक 7.5 मिलियन रोगी से घटकर यह संख्या 2 मिलियन तक रह गई। सन 1958 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम यानी कि नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया गया NMEP। इन दोनों कार्यक्रम को चलाने से इस रोग में काफी कमी आई, किंतु इस रोग का पुनः प्रसार हो गया क्योंकि DDT तथा BHC के छिड़काव के कारण मलेरिया के मच्छरों में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई तथा कीटनाशक दवाइयों की छिड़काव के उपरांत भी ये नहीं मरे। फिर भी सरकार मलेरिया के नियंत्रण के प्रति काफी संवेदनशील है और कई प्रजाति कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। अब है कि रोग फैलाने वाले परजीवी यानी कि एजेंट कौन कौन से होते हैं। तो ये मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं। पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसका जो जीवन चक्र है 48 घंटे का होता है और फीवर जो है हर दूसरे दिन आता है। दूसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल। इसका जीवन चक्र 48 आवर्स का होता है। ये मृदु प्रकृति के होते हैं और बुखार हर दूसरे दिन हो जाता है। तीसरा है प्लाज्मोडियम मलेरिये। यह भी मृदु प्रकार का रोग फैलाता है। इनका जीवन चक्र 72 घंटे का है और हर चौथे दिन इसमें फीवर होता है। फोर्थ है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। यह परजीवी सबसे खतरनाक है। यह मस्तिष्क ज्वर फैलाता है और रोगी की इसमें मृत्यु तक हो सकती है। इसका जीवन चक्र भी 48 घंटे का है और बुखार जो है हर दूसरे दिन आता है। तो विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए हर तरह के वर्ग में। संपूर्ण विश्व में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अधिक पाया जाता है। भारत में 70% मलेरिया इसी परजीवी के कारण फैल रहे हैं। 25 से 30% प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, 4 से 8% मिश्रित प्लाज्मोडियम तथा 10% से भी कम मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरिया के कारण फैलता है। प्लाज्मोडियम ओवेल मनुष्य में सबसे कम रोग फैलाता है तथा यह अफ्रीका एवं वियतनाम में भी अधिक पाया जाता है। मलेरिया पूरे वर्ष रहता है, किंतु अप्रैल से नवंबर माह तक ये जो है पीक में हो सकता है। गर्मी एवं वर्षा ऋतु में मच्छरों का प्रजनन एवं वृद्धि तीव्र गति से होती है, क्योंकि इसके लिए आर्द्रता एवं गर्मी आवश्यक है, अतः वर्षा ऋतु में इसका प्रसार और भी अधिक होने का डर रहता है। ये मच्छर ही स्वस्थ मनुष्य को काटकर उसमें मलेरिया रोग फैला देते हैं। अब है कि होस्ट फैक्टर्स कौन कौन से हैं।
मलेरिया सभी उम्र के व्यक्तियों में होता है, किंतु पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा ये अधिक हो सकता है, क्योंकि भारतीय स्त्रियां अधिकांश तौर पर वस्त्रों से अपना बॉडी जो है ढके रखती हैं, और पुरुष जो है अधिकांश घर से बाहर भी रहते हैं और वो स्त्रियों की तरह अपने बॉडी जो है घर में ढक कर नहीं रखते हैं। और नवजात शिशु में ये रोग कम होता है, क्योंकि इस रोग के प्रति प्रतिरोधक शक्ति जो उसमें विद्यमान रहती है। तो बॉडी को जो है पूरा ढक कर के रखना चाहिए, टांगे, पाँव एक्सेट्रा, ताकि मच्छर जो है वो नहीं काट सके, और ऑयलिंग वगैरह भी करते रहना चाहिए। इसका उद्भवन काल जो है परजीवी की प्रजाति पर निर्भर करता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का है 14 दिन, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का है 12 दिन, प्लाज्मोडियम ओवेल का 17 दिन, प्लाज्मोडियम मलेरिया का है 28 दिन। किंतु इनका उद्भवन काल 9 माह का भी हो सकता है, अगर व्यक्ति ने एंटी मलेरियल दवा या एंटी मलेरियल मेडिसिन ले रखी हो तो। प्लाज्मोडियम परजीवी का जीवन चक्र के बारे में बात करते हैं। तो प्लाज्मोडियम को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 2 प्रकार के जीवन चक्र से गुजरना पड़ता है। एक तो अलैंगिक प्रजनन, दूसरा है लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन मानव में होता है, जबकि लैंगिक प्रजनन मादा एनाफिलीज मच्छर में होता है। इनका संक्षिप्त जो है वर्णन आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। पहला है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन मनुष्य में होता है जब प्लाज्मोडियम परजीवी से युक्त कोई मादा एनाफिलीज मच्छर स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है, तो उसके लार में प्लाज्मोडियम परजीवी उपस्थित होता है। मच्छर के काटने से ये परजीवी मनुष्य के रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। लार में ये परजीवी स्पोरोजाइट के रूप में उपस्थित रहते हैं। मनुष्य में इस परजीवी का जीवन चक्र निम्न 4 चरणों में पूरा होता है। पहला है पूर्व लाल कणिका स्थिति। इसमें जब एक स्वस्थ व्यक्ति को प्लाज्मोडियम परजीवी से युक्त कोई मादा मच्छर काटती है, तो रक्त परिभ्रमण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के दौरान इसके जो स्पोरोजाइट हैं वो यकृत यानी कि लीवर में पहुंच जाते हैं। कुछ स्पोरोजाइट तो श्वेत रक्त कणिकाओं द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, किंतु कुछ बच जाते हैं जो यकृत में पहुंचकर यकृत की कोशिकाओं में अपना विकास करते हैं। यहाँ पर इनका विकास ट्रोफोजाइट के रूप में होता है, जो बाद में शाइजोट में बदल जाता है। अंत में शाइजोट मीरोजाइट में बदल जाते हैं। अब ये मीरोजाइट यकृत की कोशिकाओं से निकलकर परिसंचरित रक्त में आकर मिल जाते हैं और रक्त में प्रवेश कर लेते हैं। फिर दूसरा है लाल कणिका अवस्था। अब ये रक्त में पहुंचकर ये मीरोजाइट रक्त के लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी पर आक्रमण करते हैं। यहाँ रक्त में इनकी गुणन क्रिया द्वारा विकास होता है। यहाँ भी इनको ट्रोफोजाइट तथा शाइजोट अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। अब ये मीरोजाइट के रूप में विकास करते हैं। ये मीरोजाइट रक्त कणिकाओं पर प्रहार करते हैं तथा लाल रक्त कणिकाओं को छेद कर ताजे रक्त कणिकाओं पर आक्रमण करते हैं। यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है तथा इनका आक्रमण बढ़ता रहता है। इस संपूर्ण क्रिया को करने के लिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को 48 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार इनका जीवन चक्र मनुष्य में 48 घंटे का होता है। जब ये परजीवी अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं तो रोगी को कंपन के साथ तेज बुखार आ जाता है और मलेरिया के अन्य लक्षण भी उपस्थित होने लगते हैं। फिर तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोगोनी यानी कि गैमेटोगोनी का निर्माण। कुछ मीरोजाइट रक्त में प्रवेश पाने के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं तथा नर एवं मादा गैमेटोगोनी में बदल जाते हैं। ये निष्क्रिय गैमेटोगोनी रक्त कणिकाओं में स्थित हो जाते हैं तथा मच्छर के काटने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर है बाह्य कणिका प्रावस्था। बाह्य कणिका प्रावस्था प्लाज्मोडियम के विभिन्न परजीवियों में भिन्न भिन्न होती है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में 14 दिन। मनुष्य के रक्त में उपस्थित गैमेटोगोनी कुछ समय बाद निष्क्रिय गैमेटोसाइट में बदल जाती है और मच्छर के काटने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन। प्लाज्मोडियम परजीवी का मच्छर में लैंगिक प्रजनन भी होता है। मलेरिया से ग्रसित रोगी को जब कोई मादा एनोफिलीज मच्छर काटती है
तो रोगी के रक्त में उपस्थित गैमेटोसाइट्स रक्त के माध्यम से रोगी के पेट में पहुंच जाता है। यहाँ इसका विकास होता है तथा लैंगिक प्रजनन होता है। फर्टिलाइजेशन के पश्चात मादा गैमेटोसाइट्स में जाइगोट बनता है, जो शुरू में अगतिशील यानी कि नॉन मोटाइल होता है, किंतु 18 से 24 घंटे के बाद यह गतिशील हो जाता है और इसे हम ओकाइनेट कहते हैं। यह ओकाइनेट मच्छर के आमाशय अंड के स्टमक को छेद कर डालते हैं तथा स्वयं आमाशय के बाहर ऊपरी झिल्ली पर स्थित हो जाते हैं। यह ओकाइनेट अपने ऊपर एक झिल्ली बना लेते हैं जिसे ओयोसिट कहते हैं। ओसिट का विकास बड़ी ही तीव्र गति से होता है। इसी के भीतर असंख्य स्पोरोजाइट्स भी विद्यमान रहते हैं और जब ये पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं तो इसका बाहरी आवरण यानी कि झिल्ली फट जाती है और हजारों की संख्या में जो है ये फैल जाते हैं और जिससे कि बॉडी कैविटी से मच्छर के लार ग्रंथियों में पहुंच जाते हैं और मानव में प्रवेश हेतु प्रतीक्षा करते रहते हैं। इस तरह इस परजीवी का जीवन चक्र चलता रहता है। तो कुल मिलाकर के बात है कि हर व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि मच्छर जो है उसे किसी भी तरह का मच्छर उसे ना काटे। फिर है कि रोग का प्रसार जो है कैसे होता है। तो जैसे पहले भी बताया कि मलेरिया का सूक्ष्म परजीवी यानी कि माइक्रो पैरासाइट प्लाज्मोडियम मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में पाया जाता है। जब इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को मादा एनोफ्िलीज मच्छर काटता है तो यह रोग मादा एनोफ्िलीज मच्छर के पेट में चला जाता है। पुनः इस मच्छर के काटने पर रोग स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। इस तरह मलेरिया का प्रसार मच्छर द्वारा होता रहता है। और बारिश के दिनों में उपयुक्त नमी एवं ताप पाकर मच्छरों की वृद्धि एवं विकास जो है बहुत तीव्र गति से होता है तथा मलेरिया का प्रसार भी अधिक होने का डर रहता है। इसलिए सभी को इस चीज से बचकर रहना चाहिए। फिर इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो पहला ये है कि मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के पूरे शरीर में दर्द रहता है। हाथ पैरों में ऐंठन व दर्द एवं सिर दर्द भी होने लगता है। सर्दी लगती, तेज बुखार आता है। सर्दी इतनी तीव्र होती है कि पूरा शरीर कांपने लगता है और रोगी को कंबल या रजाइयाँ भी ओढ़नी पड़ती है। और यह कंपन 30 मिनट से लेकर के 1.5-2 घंटे तक की हो सकती है और फीवर इसमें बहुत हाई यानी कि 105 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। बुखार के 5-6 घंटे बाद शरीर से खूब पसीना निकलता है और धीरे धीरे बुखार उतरने लगता है। भूख कम लगती है, खाने के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है, रोगी का जी मिचलाता है, फीवर हर दूसरे तीसरे चौथे दिन आता है और यह फीवर जो है मलेरिया के परजीवी पर निर्भर करता है और कितना उस व्यक्ति को उस बीमारी कितनी ज़्यादा फैली है उस पर डिपेंड करता है कि कम है या अधिक है। रोगी कमज़ोर हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है, सुस्त एवं चिड़चिड़ा हो जाता है। रोग की तीव्रता स्थिति में मस्तिष्क ज्वर यानी कि ब्रेन फीवर भी हो सकता है। रोगी की अवस्था अत्यंत गंभीर हो सकती है, अतः इसका उचित इलाज जो है समय पर करवा लेना चाहिए, नहीं तो स्थिति जो है भयंकर हो सकती है। फिर इसका प्रतिरक्षण यानी कि इम्यूनाइजेशन क्या है। तो जैसा कि मलेरिया से बचाव के लिए ऐसे कोई टीका उपलब्ध नहीं है, किंतु दवाइयों के प्रयोग से इस रोग से बचा जाता है। जैसे क्लोरोक्विन है, प्रीमोक्विन है, कैमोक्विन और जो भी सिम्टम्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो डॉक्टरी सलाह जो है अवश्य ले लेनी चाहिए और डॉक्टर को दिखा करके तुरंत इलाज इसका करवाना चाहिए। फिर इसके और क्या उपाय हो सकते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स। मच्छरों को नष्ट करने के लिए घरों के भीतर जो है कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। जितने भी घर के आसपास गड्ढे हैं जहाँ पे पानी का जमाव होता है उन्हें भरवाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर मच्छर जो हैं गंदे पानी में अंडे देते हैं और पानी जो है कहीं पर भी घर में या घर के आसपास जो है एकत्रित नहीं होना चाहिए। और साफ सफाई जो है जब से भी इस कोर्स के बारे में हमने शुरू किया है, आपको साफ सफाई स्वच्छता के बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर जगह पर
घर में, घर के आसपास जो है सफाई का ध्यान रखना चाहिए। गंदी नालियों, पानी के बर्तन, कूलर की टंकी, पानी का हौज, गमले, बेकार पड़े खाली डिब्बे इत्यादि को जहाँ पानी 1 सप्ताह तक जमा रहता है उनकी सफाई कर देनी चाहिए, ताकि मच्छर जो हैं उसमें अपने अंडे ना देने पाएँ और इनकी जो है वो अधिक से अधिक गुणन प्रक्रिया ना हो। गड्ढे और आसपास में जो भी इकट्ठा पानी है उसमें अगर संभव हो सके तो केरोसिन ऑयल डालना चाहिए, उससे जो है मच्छर मर जाते हैं। और गड्ढों को जो है भरवाने का प्रयास करना चाहिए। घर की खिड़कियां, दरवाजे पर जाली लगी होनी चाहिए ताकि मच्छर अंदर प्रवेश ही ना कर पाए। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग किया जा सकता है। मच्छर को भगाने के लिए कई तरह की क्रीम आजकल आ रही है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और भी जो भी मच्छरों से बचाव के लिए साधन उपलब्ध हैं उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। अगर किसी को फीवर होता है तो ब्लड की जांच करवानी चाहिए कि उसे कौन सा रोग है, फिर उसी का उचित इलाज होना चाहिए। मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र में गर्भवती स्त्रियों को पूरे गर्भकाल में डॉक्टर के परामर्श से मलेरिया की गोलियां लेनी चाहिए। छोटे बच्चों को विशेषकर रात को मच्छर काटने से बचाना चाहिए। जन चेतना, जन जागृति एवं स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा इस रोग को फैलाने से रोका जा सकता है। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में जनता को सक्रिय रूप से सहयोग देना चाहिए तथा मच्छर को पैदा नहीं होने देने में मदद करनी चाहिए। और जो भी इसकी प्रिकॉशंस हैं, सावधानियां हैं, सफाई, स्वच्छता इत्यादि को लेकर के उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।